अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर या साझेदार का अवकाश ग्रहण। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के लिए सेक्शन 31(1) ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार अवकाश ग्रहण करने की 3 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। पहला है जब सभी साझेदारों को सहमत हो जाए, बाई अप्रूवल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी साझेदार इस बात के लिए तैयार हैं कि ये साझेदार को रिटायरमेंट दी जा सकती है। तब दूसरा दिया गया साझेदारों के मध्य हुए समझौते के अनुसार, बाई एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि बारी बारी से सभी साझेदार रिटायर होंगे, कुछ ऐसा, तो उसके अनुसार। और थर्ड है ऐच्छिक साझेदारी में साझेदार की सूचना बाकी साझेदारों को देकर, इन केस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, बाई गिविंग इंटीमेशन टू ऑल अदर पार्टनर्स। अगर हमारी पार्टनरशिप एट विल है, ऐच्छिक साझेदारी है, अपनी इच्छा से हम साझेदारी को समाप्त कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इस बात की सूचना देते हैं बाकी सभी साझेदारों को कि हम रिटायर होना चाहते हैं और रिटायर हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या अमाउंट पे किया जाता है उसके बारे में। स्थिति विवरण में साझेदार की पूंजी शेष ज्ञात करना, टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ द कैपिटल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। बैलेंस शीट में से पार्टनर्स की कैपिटल दी होती है, वहाँ से हम उस साझेदार की कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। सेकंड पॉइंट है उसके चालू खाते का शेष उसके पूंजी खाते में हस्तांतरित करना, ट्रांसफरिंग द करंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस टू द कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और करंट अकाउंट को बंद कर देते हैं। फिर टोटल कैपिटल कितना पे करना है वो डिसाइड किया जाता है। थर्ड पॉइंट है उसकी पूंजी पर दिए जाने वाला ब्याज वेतन उसकी पूंजी खाते में जमा करना, टू क्रेडिट द सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल टू हिज कैपिटल अकाउंट। उसको अगर हम लोगों ने कुछ ब्याज देना है पूंजी के ऊपर, मतलब इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर, या सैलरी देनी है, तो उसके अकाउंट में हम ऐड कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है इसके लाभ हानि को उसके पूंजी खाते में जमा करना, एडिंग प्रॉफिट और लॉस टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके हिस्से का प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करेंगे और उसको उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है आहरणवास पर ब्याज को साझेदार के पूंजी खाते में नाम करना, डेप्टिंग ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उसने कोई अमाउंट ड्रॉ किया है, आहरण किया हुआ है, या उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने उससे लेना है, तो उसके अकाउंट में से कैपिटल में से इस इंटरेस्ट के अमाउंट को काट लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल। उसके हिस्से की जो गुडविल है वो कैलकुलेट की जाएगी और उसको गुडविल का अमाउंट पे किया जाएगा। संचय और अविभाजित लाभ का विभाजन, अगर हम लोगों ने पहले से कुछ रिजर्व में पैसा जोड़ के रखा था, लाभ कुछ हमने जोड़ कर रखा था जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि उसके हिस्से का पैसा भी उसको दिया जा सके। 8 पॉइंट है संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जिससे अगर कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 9th है संयुक्त जीवन बीमा राशि का समायोजन कर दें, एडजस्टमेंट ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और उसकी पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान करना, पेमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे किया जाता है दो तरीके से किया जाएगा। पहला पॉइंट है समस्त राशि का भुगतान नकद में करना, बाय मेकिंग लमसम पेमेंट, इकट्ठा ही जो भी पैसा उसका बनता है सारा इकट्ठा पे किया जाए। सेकंड है देय राशि का भुगतान किस्तों में करना, बाय मेकिंग पेमेंट इन द इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों में हम उसको पैसा जो है दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में अगर पैसा देना है तो ये एग्रीमेंट जिस टाइम पर पार्टनरशिप को स्टार्ट किया गया था उसी टाइम पर एग्रीमेंट में ही डिसाइड कर लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अवकाश ग्रहण करते समय सुलझाई जाने वाली समस्याएं, प्रॉब्लम टू बी सॉल्व एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं या कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। तो पहला नए लाभ विभाजन अनुपात को ज्ञात करना, कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक पार्टनर के रिटायर हो जाने के बाद बाकी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट जो है किन रेशो में बांटा जाएगा वो कैलकुलेट करना, लाभ प्राप्ति अनुपात को ज्ञात करना, कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशो। एक पार्टनर जब रिटायर हो जाता है तो उसके हिस्से का प्रॉफिट अब बाकी पार्टनर्स में बांटा जाएगा, इससे कितना कितना किस किस को लाभ हुआ वो कैलकुलेट करना। ख्याति की प्रविष्टियाँ करना, रिकॉर्डिंग ऑफ द गुडविल के एंट्रीज हम लोग बुक में करेंगे, उसकी कैलकुलेशंस होती हैं। फोर्थ पॉइंट संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। पांचवा पॉइंट है अवितरित लाभ व संचय का हस्तांतरित करना, ट्रांसफ़र ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और इन रिजर्व्स। अगर कुछ हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व थे तो उसको हम लोगों ने अपने अकाउंट में बांटना। नेक्स्ट हमारे पास है
संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन करना, एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अवकाश ग्रहण करने की तिथि, कौन सी डेट को वो रिटायर हो रहा है, तब तक के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना, उसके हिस्से का प्रॉफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, कैलकुलेशन ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। 8th पॉइंट हमारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करना, मेकिंग पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, उनको पैसे देना। बाकी के पार्टनर्स शेष साझेदारों की पूंजी खाते को उनके लाए लाभ विभाजन अनुपात में एडजस्ट करना, एडजस्टिंग द रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हम अकाउंट को एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड आ गया पुराने अनुपात के अनुसार एज पर द ओल्ड रेशो, जब हमारे को नई रेशो न्यू रेशो इज नॉट गिवन। एग्जांपल हम लेते हैं ABC 3 पार्टनर है, शेयरिंग द प्रॉफिट 3:2:1। बी रिटायर हो गया फर्म से, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए और सी। बी रिटायर हो गया, ए और सी की रेशो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज़ 1। बी जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना बना, 2/6 बना। यदि इसके शेयर को हम निकाल देते हैं तो बाकी कितना हिस्सा बचता है, 1 - 2/6 बच गया हमारे पास। इसका एलसीएम हमने लिया 6/2/6 = 4/6 = 2/3। अब देखते हैं ए का शेयर कितना हुआ। ए शेयर आउट ऑफ 2/3, ये जो 2/3 बचा है फर्म का पैसा, इसमें से ए का शेयर जो है वो कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो गया इसका ए का शेयर 3/6। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि शेयर आउट ऑफ 2/3 इज 3/6। ठीक है, 2/3 में से 3/6, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/3 नीचे लिखेंगे, ऊपर 3/6। 2/3 में से 3/6 नीचे 2/3 है, ये जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे देन टोटल आउट ऑफ 1 = 3/6 × 3/2 = 3/4। ठीक है, अब बी का भी ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सी शेयर ऑफ 2/3 विल बी 1/6। ठीक है, 2/3 कहाँ से आ गया, ये इसका जो अमाउंट था 2/3 आ गया, रिमेनिंग शेयर 2/3 आ गया, और 1/6 पुरानी रेशो थी इसकी, इसका हिस्सा कितना बनता था सी का, 1/6। ठीक है, तो ये आ गया 2/3 आउट ऑफ 2/3 1/6। तो आउट ऑफ 2/3 का मतलब 2/3 नीचे, 1/6 ऊपर। यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/6 × 3/2। ये आ गया देन आउट ऑफ 1/6 × 3/2 = 1/4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा हैज़ द न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी = 3/4 और 1/4। अभी हमने कैलकुलेट किया, डिनोमिनेटर सेम, इसलिए हमारा आंसर आ गया 3:1। या फिर दूसरा तरीका क्या हो गया, यदि हमारी जो पुरानी रेशो थी वो थी 3, 2 और 1 की। ठीक है, इसमें से बी चला गया तो बी का शीशा काट दो, तो कितना बच गया, 3 और 1 बच गया। ये हमारी रेशो आ जाएगी 3 और 1 की। आंसर सेम है हमारा, चाहे पहले मेथड से करें और दूसरे मेथड से। सेकंड मेथड नेक्स्ट टाइम करेंगे।